Hello, everybody. Welcome to my podcast show. Today we have with us Shri Ramu Ramdev, who is the winner of National Award for Excellency in Traditional Miniature Paintings. This award was given to him by Honorable President of India. Shri Ramu is a master of Mughal, Kangra, Jaipur, Jodhpur School of Indian Miniature Paintings. आपका बहुत बहुत स्वागत है रामू जी. वेलकम टू अ पॉडकास्ट शो. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस प्रेशियस टाइम. सो रामू जी, आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं. आप बताइए अपने बारे में कि आपने कब से मिनिएचर पेंटिंग का काम शुरू किया. थोड़ा अपने बारे में भी बताइए. जी देखिए, ऐसा है कि बचपन से ही मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक था और मेरे बड़े ब्रदर मेरे गुरु गोविंद रामदेव हैं और उनसे भी पहले हमारे पिताजी कला की फील्ड में बहुत कुछ किया करते थे, शौकिया. एक मिनट, जो सॉरी, ये बचपन मतलब कितने बचपन से शुरू किया आपने? मैं जब 7 साल का था तब की बात बता रहा हूँ. तो पिताजी ड्राइंग किया करते थे, आंखें बनाया करते थे नारियल पर, आलू पर, और जो अखबारों की लुगदी बना करके उनसे कुछ पोर्ट्रेट बनाते थे. तो उनको देखा करते थे, भाई साहब भी उनको देखते थे. फिर धीरे-धीरे उन हमारा आर्ट की तरफ रुझान बढ़ा. और इसका एक वजह और भी है कि जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तब हमारे पिताजी के खास मित्र थे, वो चित्रकार थे. तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा भी कोई एक बच्चा हो और वो चित्रकार हो. तो भगवान ने उनकी 4 गुना ज़्यादा सुनी और हम 4 भाई हैं, चारों नेशनल अवार्डी हैं. मेरे बड़े गुरु, बड़े भाई गोविंद रामदेव हैं और मेरे से छोटे 2 और हैं, श्यामू रामदेव, हेमंत रामदेव, वो भी इस फील्ड में ही हैं. तो हम ट्रेडिशनल आर्ट में ही काम करते हैं. तो इस तरह से हम बचपन से ही पिताजी को, बड़े भाई साहब को देखते आए हैं और इस कला के प्रति हमारा रुझान बढ़ता रहा और हम ये काम सीखने लगे. तो आप पढ़ते भी थे, स्कूल जाते थे कि केवल इसी चीज में करते थे? नहीं, हम स्कूल भी जाया करते थे और 10th तक तो हम रेगुलर थे. लेकिन 10th के बाद में फिर हम प्राइवेट कोचिंग करने लग गए क्योंकि घर की थोड़ी माली हालत जो थी वो अच्छी नहीं थी, तो हमें कमाना भी पड़ा. तो इसलिए हम प्राइवेट पढ़ा करते थे और पेंटिंग का काम करते कर के थोड़े अर्थोपार्जन भी करने लगे हम. तो धीरे-धीरे इसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ और घर भी चलने लगा. और फिर धीरे-धीरे हम बड़े भाई साहब, फिर मैं, फिर मेरे से छोटे दोनों भाई, सारे के सारे पूरा परिवार ही हम ये आर्ट का काम करने लगे. तो शुरू में आपने केवल प्रदर्शनियां लगाई और कि आपने एकदम से आपने जो कलाकार के जो बनाए हैं आपने उनको आपने सेल भी करना शुरू किया? किस तरह से आप आगे बढ़े? ये देखिए, ये 77 के बाद का दौर की बात है, जब उससे पहले मैं जोधपुर रहा करता था दादा दादी के पास में. और मैं 6-7 क्लास से जयपुर आया और उसके बाद में बड़े ब्रदर और पिताजी भी यहीं रहा करते थे. तो वो धीरे-धीरे स्कूल ऑफ आर्ट में जाया करते थे, पेंटिंग घर में बनाया करते थे. तो उन्होंने सबसे पहले एक गोविंद देव जी, जो ये जयपुर के आराध्य देव हैं, इनका ही उन्होंने एक चित्र बनाया और वहीं से फिर हमारा कॉमर्शियल आर्ट की तरफ रुझान बढ़ा और लोग हमें ऑर्डर देने लगे और हम पेंटिंग बनाने लगे. तो एग्जीबिशंस हमने शुरुआती 10 सालों में कभी नहीं की. लोग हमारे यहाँ आते थे, पेंटिंग्स हमें देखा करते थे और उसके अनुरूप हमें ऑर्डर दिया करते थे और हम लोग पेंटिंग बनाया करते थे. तो भाई साहब की जो नींव पड़ी थी, वो स्टार्टिंग में जोधपुर में वो बैनर बनाया करते थे. बैनर के बाद में फिर उस जयपुर आने के बाद में वो सिल्क पर काम करने लगे और मैं भी तब से सिल्क पर से काम मैंने शुरू किया और उनके सानिध्य में मैं आगे बढ़ता रहा. बहुत अच्छा. आप भी बताइए रामू जी कि इसमें अंतर क्या है? मुगल, कांगड़ा, जयपुर और जोधपुर स्कूल, इन सब में मुख्यतः क्या डिफरेंस है? अलग कैसे हैं ये? जब पर्शियन, जब बाबर 1527 के आसपास जब इंडिया में आया, तो अपने साथ पर्शियन आर्टिस्ट भी लेकर आया था. वहां जो पर्शियन आर्ट थी, उसके साथ में राजस्थानी कला थी, हिंदुस्तान की. तो जब ये दोनों मिली तो एक नई कला का उद्गम हुआ, जिसको बोलते हैं मुगल शैली. तो राजपूत शैली और पर्शियन शैली दोनों के मिश्रण से जो नई
डेवलपमेंट हुआ उसको मुगल शैली के नाम से जाना गया। राजस्थान में जयपुर स्टाइल, जोधपुर स्टाइल, बूंदी स्टाइल, किशनगढ़, जैसे कि आप पूरी दुनिया जानती है, वहाँ की बनी ठनी बहुत फेमस है। निहाल चंद की बहुत बड़ी कृति बनी हुई है बनी ठनी, जिसको हिंदुस्तान की मोनालिसा भी बोलते हैं। जोधपुर स्टाइल है, बीकानेर स्कूल। तो ये स्टेट के हिसाब से शैलियां बनी। और आप जो कांगड़ा की बात करते हैं, तो जब औरंगजेब ने सारे कलाकारों को दरबार से निकाल दिया, उनका जनाजा निकाल दिया, तो वो आर्टिस्ट लोग पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। कोई नॉर्थ में आ गए, कोई साउथ में चले गए, कोई पहाड़ी इलाकों में चले गए। और जो पहाड़ी इलाकों में चले गए, तो वहां पर उन्होंने एक नई स्टाइल डेवलप की, जिसको कांगड़ा शैली के नाम से जाना जाता है, पहाड़ी शैली के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहां भी गुलेर है, चंबा है, बसोली है, इस तरह से 15-20 छोटे छोटे गांव के अंदर ये स्टाइल डेवलप हुई, जो कि पूरी दुनिया में आज इनको कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, चंबा शैली, बसोली शैली के नाम से जाना जाता है। तो हर स्टाइल में अपनी एक खूबी है। अगर हम मुगल, जयपुर शैली और कांगड़ा शैली में तीन शैली का जैसे एक हम कंपैरिजन करें, तो मुगल शैली थोड़ी सी रियलिस्टिक के करीब चली जाती है। हम जयपुर शैली की बात करते हैं, तो उसके अंदर ट्रेडिशनल लाइन फ्लो, छोटे फिगर, ब्राइट कलर स्कीम, वो जयपुर शैली की खास बात है। हम जब कांगड़ा चले जाते हैं, तो कांगड़ा शैली के अंदर सॉफ्टनेस है, वहाँ की वैली है, वहाँ का वातावरण है, वहाँ का पर्यावरण है, वहाँ का वन्य जीव है, जीवन है, वो सब के सब प्रकृति चित्रण उसमें समाहित है। तो मेरे दिल को छूने वाली कोई स्टाइल है, वो कांगड़ा स्टाइल है। तो मुझे कांगड़ा शैली बहुत पसंद है। वैसे हमने कांगड़ा शैली में स्टेट अवार्ड मिला हमें राजस्थान सरकार द्वारा। और जयपुर शैली के अंदर भी हर राजा के समय की अलग अलग स्टाइल थी। तो हमने राम सिंह जी पीरियड की पेंटिंग पर कंपोजिशन किया, शिव परिवार बनाया, मैंने और मेरे गुरुजी गोविंद रामदेव जी ने मिलके, और उसको भारत सरकार ने नेशनल अवार्ड से नवाजा। बहुत अच्छे। रामू जी, ये आपका जो सफ़र है, काफ़ी आपने कठिनाइयाँ भी झेली होंगी। इस शो को कई आर्टिस्ट भी देखेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने आपने किस तरीके का संघर्ष का सामना किया आगे बढ़ने के लिए? थोड़ा उसके बारे में बताएं, इस कला को प्रिजर्व करने के लिए मुख्यतः। बिल्कुल। देखिए, कला की गहराई तक जाने के लिए भारतीय कोई सी भी कला हो, उसमें ध्यान और मेडिटेशन अति आवश्यक है। भारतीय क्लासिकल कला कोई सी भी हो, बिना गुरु शिष्य परंपरा से नहीं सीखी जा सकती। इसमें बहुत समय लगता है, चाहे वो गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, स्थापत्य कला हो, कोई सी भी कला हो। भारतीय पारंपरिक कोई भी शैलियां हैं, कोई भी स्टाइल है, वो आज पूरी दुनिया में सबने अपना एक परचम लहराया हुआ है। सब अपने अपने आप में एक श्रेष्ठ कला है, जिस पर बहुत से शोध और रिसर्च किए जा रहे हैं। तो इनको सीखने के लिए सबसे अहम जो बात है, वो है धैर्य। फिर उसके बाद में आप ध्यान करें, उसके बाद प्राणायाम करें, जिससे प्राणायाम करने से लाइन फोर्स बढ़ती है, ध्यान करने से आप डीपर जाएंगे, तो सारी कलाएं मन में ही निहित है। अगर आप जो कुछ बाहर देख रहे हैं, उसको कुछ बनाएंगे, तो वो कॉपी हो गया, वो क्राफ्ट हो गया। असल में कला जो है हर व्यक्ति के हृदय में समाहित है, और अंदर से निकलने वाली कला ही ओरिजिनल आर्ट होती है। और वही उस इंसान की पहचान होती है, उस कला की, कलाकार की पहचान होती है, जो कि वो अंतःकरण से निकलने के बाद, चाहे वो गायन में हो, चाहे नृत्य में हो, चाहे पेंटिंग में हो, तो वो जो अंदर से निकलेगी जो कला, वही रियल और असली आर्ट है। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है हर कला। तो ये आजकल के जो युवा है, उनमें पैसेंस नाम की कोई चीज नहीं रही। उनको यो प्रसिद्धि चाहिए। और आजकल आप सोशल मीडिया का जमाना है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जमाना है, पब्लिसिटी तुरंत मिल जाती है। 5-10 बच्चे मिलते हैं, फटाक से एक एग्जीबिशन करते हैं, और उसके 2-3 एग्जीबिशन करने के बाद में उनको थोड़ा फेम मिल जाता है, तो बोले हम चौड़े मंडी सकड़ी। लेकिन वो पेंटिंग बिकती नहीं है। जब पेंटिंग बिकती नहीं है, तो वो सोचते हैं ये क्या हो गया, पब्लिसिटी तो हमारी बहुत ज्यादा हो गई। मैं उन बच्चों को भी ये कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि आप पेंटिंग बनाए और पब्लिसिटी मिल जाए तो आप बहुत महान आर्टिस्ट हो गए।
इधर उधर से चुरा करके कोई पेंटिंग अगर आप बनाएंगे तो वो आपकी ओरिजिनल नहीं है। मैं पूरी दुनिया में 10 साल तक कंटिन्यू घुमा हूँ और मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि कौन सी जगह में कौन सी कला ज्यादा फेमस है। असल में वही कला, अगर आप एग्जीबिशन देखने जाएंगे तो वही कला आपको रोकेगी जो उस कलाकार के अंतकरण से निकली हो, जो उसकी ओरिजिनल, चाहे एक लाइन ही खींची हुई हो। अगर आप एग्जीबिशन देखेंगे, आपने बहुत सी देखी होंगी, तो कई बार आप जैसे वॉक कर रहे हो वैसे घूम के चले गए, और कई बार कोई पेंटिंग बोलती है रुक मुझे देख। तो वो रियल कलाकार के हृदय से निकली हुई एक ओरिजिनल चीज होती है, चाहे अपनी लाइन ही क्यों नहीं हो, वो अपनी ही ओरिजिनल करे। तो उसमें यूथ को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। वो ध्यान करें, डीपर जाएं, मेडिटेशन करें और अपनी ओरिजिनल चीज को बनाने की कोशिश करें। और वो तब संभव होगी जब उनको 4-5 साल तक या 10 साल तक ओरिजिनल पेंटिंग्स का कॉपी करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनकी टेक्निक को समझना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया में भारतीय पारंपरिक चित्रकला पर हजारों बुक्स हैं, लेकिन एक पैराग्राफ आ जाता है कि टेक्निक ये है, ये नेचुरल कलर है और ये आर्टिस्ट है। लास्ट पेज में एक पैराग्राफ में इसमें ये चीज बता देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पाता कि ये कला बनी कैसे है, ये ब्रश बनी कैसे है, इस लाइन में फोर्स है तो वो आया कैसे है। अगर ये आम की पत्ती बनी है या कमल बना है, या कांगड़ा शैली का कमल अलग क्यों है, जयपुर शैली का कमल अलग क्यों है, मुगल का अलग क्यों है, पेड़ आम का है तो लेकिन सब में स्टाइल अलग है। भगवान कृष्ण का चेहरा कश्मीर में बनाएंगे, कन्याकुमारी में बनाएंगे, वह कृष्ण, लेकिन सैकड़ों स्टाइल में कृष्ण के फेस बनेंगे। गुलेर में अलग बनेगा, मुगल में अलग बनेगा, जयपुर शैली में अलग बनेगा, तंजौर में अलग बनेगा। तो इस तरह से मूर्ति कला में जाएंगे तो उनमें चेहरा अलग बनेगा। तो ये कलाकार की अपनी सोच है, अपनी स्टाइल है, उसकी वजह से वो कला आज पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है। इसलिए मैं युवा वर्ग को भी ये कहना चाहूंगा कि सीखने के पहले, जैसे बच्चे को हम ए फॉर एप्पल या अ से अनार बोलते हैं, भाई इसी को मोटा करते रहो, आप इसी पे बार बार लाइन करते रहो, तो वो एक कॉपी वर्क है। तो उसी तरह से जब हाथ में आपके कमांड आ जाएगा, तब आप अपनी आर्ट को कुछ क्रिएट करने में सक्षम हो पाएंगे और आप अपनी कला को बना पाएंगे। उससे पहले आपको रियाज करना है, साधना करनी है, तपस्या करनी है, तब ही भारतीय कला कोई सी भी हो उसके फलक तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोली आपने। रामू जी, ये जो रंग आप इस्तेमाल करते हैं, ये कहाँ से लेकर आते हैं? क्या आप उनको खुद बनाते हैं या कहीं से खरीदते हैं? भारतीय पारंपरिक चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता है नेचुरल कलर। जैसे हम 5 तरह के कलर का प्रयोग करते हैं, जैसे खनिज रंग है, वनस्पति रंग है, ऑर्गेनिक कलर है। इन सब को पीस करके जैसे सोने के वर्क बनते हैं, उन्हीं को गम शुगर हनी मिलाएंगे, उसको हाथ से घोट करके गोल्ड इंक बनाएंगे। पीपल का पेड़ है, उसकी जो कपुल आती है उनको इकट्ठा करेंगे, एक जैसे क्रीमसन कलर बनता है, रुई का लाल हम बोलते हैं उसको, वो कलर हम बनाएंगे। एक सबसे देव कलर जो पुरानी भारतीय पारंपरिक चित्रकला में सब जगह प्रयोग हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिसको पूरी दुनिया में इंडियन येलो के नाम से जानती है, वह कलर यूवी लाइट में देखने से सोने की तरह चमकता है, जो लुप्त हो गया। लेकिन हमारे पास में बहुत बड़ा कलेक्शन है, हम उसी कलर का प्रयोग करते हैं। अमेरिका के अंदर आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो के साथ मिलकर के हम उस कलर को रिवाइव करने में लगे हुए हैं। 25-30 साल हो गए हम साधना कर रहे हैं। हम कुछ 80% तक हम वहां तक पहुंच पाए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम वो गौगुली जो गौमूत्र से बना, उसको रिवाइव करने में हम सफल होंगे। जी। रामू जी, ये रंगरीत के बारे में कुछ बताइएगा। रंगरीत आपने शुरू किया। हाँ, ये रंगरीत आर्ट स्कूल, ये मेरा एक ड्रीम था। जब मैं मिनिएचर पेंटिंग करता था तो बहुत से बच्चे आते थे, तो रोज के रोज बच्चे आते थे, हमें डिस्टरबेंस होता था। तो हमने सोचा कि कुछ बच्चों की जो जिज्ञासा है उनको एक साथ शांत करें, तो महीने में एक वर्कशॉप में लगाऊं, जिसमें बच्चों को निःशुल्क पारंपरिक कला के बारे में हम बताएं। तो उसका एक 1996 से हमने एक रंगरीत संस्था की स्थापना की, जिसके माध्यम से हम पारंपरिक कलाओं की
एग्जीबिशंस हम लगाते हैं, बच्चों को हम सिखाते हैं, अवार्ड्स हम देते हैं इस कला से रिलेटेड लोगों को, और इस कला के रंगरीत के माध्यम से ही हम पूरी दुनिया में, अमेरिका में, लंदन में मैंने बहुत से वर्कशॉप लगाए हैं, और अमेरिका में कम से कम 4-5 जगह पर मेरे स्टूडेंट्स ही मिनिएचर पेंटिंग सिखा रहे हैं। लंदन के अंदर 8-10 इंस्टीट्यूट, छोटे-छोटे इंस्टीट्यूट हैं, मेरे स्टूडेंट चला रहे हैं। वहाँ भी पारंपरिक चित्रकला वो लोग सिखा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस रंगरीत के माध्यम से बहुत कुछ उन्होंने सीखा है, और वो आगे बढ़ रहे हैं और अपनी कला को निखार भी रहे हैं। तो इस तरह से हम अमेरिका में, ऑक्सफोर्ड में, लंदन में बहुत जगह गए, और इस रंगरीत के माध्यम से बहुत से हमने वर्कशॉप लगाए। हमारी कुछ पेंटिंग्स हैं जो आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो ने हमको 2010 में इनवाइट किया था। तब एक आर्ट लवर ने हमसे बहुत सी पेंटिंग खरीदी थी, और एक डीड साइन किया था, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये मेरे पास रहेगी, उसके बाद में वो म्यूजियम को वो डोनेट कर देंगे। तो ब्रिटिश म्यूजियम में मेरी पेंटिंग लगी हुई है, और इस तरह से ऑक्सफोर्ड के अंदर 4 साल तक कंटिन्यू मैं वहां गया और भारतीय पारंपरिक कला का रिप्रेजेंट किया, और लोगों को इस कला के बारे में मैंने समझाया और उन्हें बताया। वेरी नाइस। आपको एक पेंटिंग बनाने में कितना समय लग जाता होगा? एक जैसे पीछे लगी हुई है आपके, बहुत खूबसूरत, कितना समय लगता होगा अप्रोक्सीमेटली? पेंटिंग बनाने के अंदर 2 दृष्टिकोण होते हैं। एक तो ये कि किसी का ऑर्डर आ गया है तो हमें कोई पेंटिंग बनानी है, तो उसका समय के हिसाब से हम बनाते हैं। किसी को 10 दिन में बनाना है, किसी को 5 दिन में बनाना है, और किसी को महीना भर लग जाता है पेंटिंग बनाने में। तो डिपेंड करता है पेंटिंग के साइज पर, क्वालिटी पर और वर्कमैनशिप पर। तो कोई पेंटिंग एक दिन में भी बन जाती है, और कोई पेंटिंग 1 महीने में बनती है, और कोई पेंटिंग 1 साल भी उसमें लग जाता है। लग जाता है। जी, जी। ओके। क्योंकि उसपे बहुत फाइन काम किया जाता है, बहुत बारीक काम किया जाता है। तो और क्योंकि जब बड़ी पेंटिंग होती है तो सारे नेचुरल कलर का हम प्रयोग करते हैं। जो अगर वो रिलिजियस से रिलेटेड है तो उसमें गंगा जल का हम प्रयोग करते हैं, और वेद मंत्र चलते रहते हैं, तब कहीं जाके वो पेंटिंग भाव से बनती है। और इसी को एक मेरे को एक वाकया याद आ रहा है कि हमारे हरे रामा हरे कृष्णा से जुड़े हुए मेरे एक बायर थे, तो वो मुझसे राधा कृष्ण की पेंटिंग बनाया करते थे। तो उन्होंने कहा, रामू जी आपकी पेंटिंग अब हमें थोड़ी कॉस्टली लगती है, तो हम चाइना में बहुत, आप जिस पेंटिंग के 1 लाख रुपए मांगते हैं, तो वो तो हमें 10,000 में वहाँ बन जाती है। तो मैंने कहा ठीक है भई, वहीं से बनवा लो। तो वो जब 2-3 साल बाद हमें मिले, तो मुझे बोला कि भई वो पेंटिंग्स आप बनानी। मैंने कहा भई अब तो मैं 2 लाख रुपए लेने लग गया। तो बोले नहीं, हमें आपकी ही चाहिए। तो मैंने कहा वो चाइना का क्या हुआ? तो बोले भाई वो कृष्ण बनाते हैं, नीला आदमी बना देते हैं, उसमें कृष्ण के भाव नजर नहीं आते हैं, उसमें राधा के भाव नहीं नजर आते हैं। तो ये भाव वाली बात है, वो भारतीय कलाकार ही उस पेंटिंग में डाल सकता है। क्योंकि जब हम कृष्ण बनाएंगे तो कृष्ण का सुमिरन करते रहते हैं, हम शिव जी, बनाएंगे तो शिव का सुमिरन करते रहते हैं। तो जी, आप जब गृहिणी हैं, आप घर में खाना बनाएँगे, तो आपको पता है आपका पति खाएगा, आपके बच्चे खाएँगे, घर के लोग खाएँगे। तो जो होटल में स्वाद नहीं आता, वो हल्की-सी 4 मसाले की सब्जियाँ बनाएँगे, उसमें स्वाद आएगा। माँ के हाथ की बनी हुई सब्जी आज भी याद आती है। तो वही चीज़ उसमें उन 4 मसालों की बात नहीं है, उसमें भाव है। उसी तरह से कला के अंदर भी जब तक भाव नहीं आएँगे, तब तक वो कला शून्य है। उसके अंदर एक आत्मा, जैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है हर मूर्ति की, उसी तरह से कलाकार भी जब कोई चित्र बनाता है तो उसमें अपने प्राणों को समाहित करता है, तब वो पेंटिंग जीवंत होती है और मुँह से बोल उठती है। रामू जी, आप तो पूरे देश विदेश इतना घूमे हैं, आप इतने प्रसिद्धि पाई है आपने। आपको क्या लगता है कि ये जो मिनिएचर पेंटिंग है सबसे ज़्यादा कहाँ फेमस है, कहाँ पॉपुलर है? भारत के अंदर, क्योंकि आई है बाहर से, पर आपने कहा इनको मुगल लेके आए थे, तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा कहाँ पे ये इसकी लोकप्रियता है? देखिए कलाकारों के हिसाब से तो हिंदुस्तान में भी जयपुर, राजस्थान में बहुत सी कलाएं हैं, बहुत से कलाकार हैं, महान चित्रकार एक कई जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। उसकी वजह ये है कि हमारे हिंदुस्तान की जो शिक्षा पद्धति है, वो बहुत ही, उनकी हम जितनी मन हमारा बहुत खिन्न है उससे,
क्योंकि जो पारंपरिक कला है उनको कला से जो पाठ्यक्रम से ही निकाल दिया। पहले हर तरह की कला के बारे में, आज पारंपरिक चित्रकला के नाम तो है, बसूली शैली, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई समझाने जी, वाला नहीं है। तो जी, आज इसी वजह से हमने रंगरीत की स्थापना की। हमारा जहाँ मैं रहता हूँ उस घर के अंदर 2 फ्लोर के अंदर मैं मेरी क्लासेस चलाता हूँ। विदेश से लोग आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, तो सीखने के हिसाब से बहुत से लोग यहाँ आते हैं। एनआरआई जो विदेश में रहते हैं, वो बड़ी पेंटिंग खरीदते हैं, जिनको पिछवाई बोलते हैं, बड़ी साइज की खरीदते हैं। अमेरिकन फॉरेनर आते हैं या ब्रिटिशर्स आते हैं, वो मिनिएचर पेंटिंग खरीदते हैं जिसमें बारीक वर्कमैनशिप हो, फाइन काम किया हुआ हो। तो विदेश के अंदर, अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में इनकी बड़ी अच्छी डिमांड है। लेकिन इस कोविड पीरियड के चक्कर के अंदर बहुत सा अभी सारी ये कला मरणासन है और इसको सहारा देने की आवश्यकता है, कलाकारों को सपोर्ट करने की जरूरत है। तो मैंने मेरे रंगरीत के माध्यम से सभी को यही एक रिक्वेस्ट की है मैंने कि आप होली, दीपावली, शादी, विवाह पैसा मत दीजिए, आपके आसपास की जितनी भी कला है उन्हीं को खरीदें और वही गिफ्ट करें, जिससे कि उस कला को, कलाकार को जीवन दान मिल सके। क्योंकि हम लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं, मैं हूँ जैसे पारंपरिक कला का हूँ, उस तरह से कोई ब्लू पॉटरी का होगा, कोई सैंडलवुड वर्क कार्विंग का होगा, कोई इनले वर्क का होगा। तो हिंदुस्तान में कला जो है उसी को चाइना कभी नहीं पकड़ पाया, उसको ग्रिप नहीं कर पाया। केवल ये एक फील्ड ऐसा है जहां चाइना मात खाया हुआ है। लेकिन हम सरकार को, हमारे आम जनता को समझना होगा, इस कला को जिंदा रखना होगा। हम हमारे बलबूते पर ज्यादा समय तक इसको, कला को नहीं जिंदा कर पाएंगे, ज्यादा समय तक इसको नहीं बचा पाएंगे। इसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आगे आना होगा और हर कला को, आपके आसपास कोई सा भी क्राफ्ट हो, आप उससे परचेज करिए और वही गिफ्ट करिए। एक कसम खा ले, हमारे कला को जिंदा रखना है, उस कलाकार को सपोर्ट करना है, तो मैं समझता हूँ कि इस कला को नया जीवन दान मिलेगा। वेरी नाइस। मेरे पास बस 2 प्रश्न और हैं। उसमें से पहला प्रश्न ये है कि आपने अभी चाइना का वाकया बताया, बहुत दिलचस्प वाकया है। कोई ऐसा और वाकया बताइए मिनिएचर पेंटिंग से संबंधित जो आपको याद है, जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं। समथिंग इंटरेस्टिंग, आप इतने लोगों से मिलते हैं, कुछ बताएं। तो मेरे लिए मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद है। और जब 2010 में आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो ने मुझे इनवाइट किया और पारंपरिक कला के ऊपर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एवं एक जिन्हें मेरी वर्कशॉप रखा था, तो मैं जिस जगह पर बैठा था मुझे नहीं पता था वो जगह कौन सी थी। लेकिन जब वो हमारी फ्रेंड है वहां पर, एशियन और हिमालय आर्ट की क्यूरेटर है, मधुबन, तो उन्होंने बताया कि ये वही जगह है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने 100 साल पहले भारतीय सनातन संस्कृति के बारे में प्रवचन दिया था और पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी थी और भारत को विश्व गुरु के नाम से एक दर्जा मिला था। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं उस जगह पर भारतीय कला को एक विश्व स्थान पर पहचान दिलाने के लिए मैं वहां रहा। और मेरे रोंगटे उस समय खड़े हो गए थे जब मुझे ये पता चला कि इसी जगह पे स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय धर्म संस्कृति पे प्रवचन दिया था और मैंने वहां भारतीय कला के ऊपर अपना लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया और वहां लेक्चर दिया था। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। फुलेटन हॉल था वो, जो आज भी वैसा ही है जैसा स्वामी विवेकानंद के समय में वहां था। तो जब म्यूजियम के बाहर दिखा तो मिशिगन की जगह वहां लिखा था विवेकानंद मार्ग। तो मैं बहुत गर्व से भर गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो वो मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम दिन रहा। और मुझे सबसे पहला अवार्ड भी, जैसे कहते हैं कि रास्ते चलते फर्स्ट प्राइज कैसे ले लिया। तो हम काम करने के लिए जा रहे थे, तो वहां ये 13 जनवरी की बात है कि स्वामी विवेकानंद पर पोस्टर प्रतियोगिता हो रही थी। तो मैं तो रंग ब्रश कुछ था नहीं मेरे पास में, तो मैं वहां देखने लगा। तो वहां जो ऑर्गेनाइजर थे, भैया आपको कुछ बनाना है तो कुछ बना लो। मैं कहा नहीं, ये कहीं रंग वंग ब्रश बच जाएंगे तो मैं इन्हीं से काम चला लूंगा। तो उन्होंने एक मुझे शीट दे दी, किसी के रंग बच गए थे, किसी से ब्रश मांगी और एक मैंने कंपोजिशन किया जिसमें स्वामी विवेकानंद भारत पर हैं, पूरा पृथ्वी मैंने दिखाया और उनके स्लोगन लिखे थे, उठो जागो अपने गौरव को प्राप्त करो, जो प्रकृति के विरुद्ध चलता है उसी में चेतना है।
तो वो धीरे-धीरे करके मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला और ये 2 वाक़या मेरे जीवन में बहुत ही मुझे उत्साहित करते हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए हैं और वो मेरे आदर्श भी हैं। तो अमेरिका में हो, चाहे जयपुर की लोकल जगह में हो, तो मुझे वो बहुत प्रेरणा देते हैं और कला के माध्यम से मैं उनको चित्रांजलि के रूप में वो मेरा क्षण उनको भेंट किया था। तो ये बड़े दोनों वाक़या हैं मेरे लिए। बहुत अच्छा लगा सुन के रामू जी। मेरे पास आखिरी प्रश्न है कि हमारे दर्शकों को कोई आप संदेश देना चाहते हैं? आपसे बहुत बातें हुई हैं और आपने कई बातें बताई भी हैं, लेकिन आखिर में कोई स्पेशल संदेश कोई हमारे जो उभरते हुए कलाकार हैं हमारे देश को, अगर आप देना चाहें, बच्चों को, किसी को भी कुछ कहना चाहें? बिल्कुल, मैं आज के यूथ को जो ट्रेडिशनल आर्ट सीखना चाहता है, उनके लिए एक तो मैंने यूट्यूब चैनल बना रखा है, फ्री में है वो, जिसके अंदर सीक्रेट्स ऑफ इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स वो सीख सकते हैं। मैं 50-60 वीडियोज़ हैं, जो बेसिक नॉलेज के लिए वो है, एक चीज़। दूसरा, मैं उनको ये कहूँगा सभी विद्यार्थियों को कि वो 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को ध्यान करें। दूसरा, ध्यान के बाद में आता है मौन व्रत कराएँ। तीसरा, प्राणायाम कराएँ। चौथा, अपने गुरु की जो कृपा है उसके सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप कार्य कराएँ और आज्ञाकारी। ये 5 चीज़ हैं, 5 तत्व हैं जिनके माध्यम से किसी भी कला को सीखा जा सकता है। तो हम ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उसके बाद में मौन व्रत रखेंगे और एक सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के जैसा मन होना, बाल मन होना, एकदम जैसे बच्चों में जो जिज्ञासाएँ होती है, वो अगर कलाकार में होगी तो वो रोज़ नित नई कुछ न कुछ क्रिएशन करेगा। तो उस चीज़ को समझें, 12 महीने में 3 से 4 महीने ऐसे आते हैं हर एक के जीवन में, जिसमें वो उनको क्रिएशन करने के ही होते हैं। किसी का जनवरी, फरवरी, मार्च होता है, किसी का मार्च, अप्रैल, मई होता है, कोई से भी हो सकता है आपके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से। तो वो 2-3 महीने को वो उनको समझें, वो तभी समझेंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे और उस समय का जो क्रिएशन होगा, इन 5 तत्वों के हिसाब से करेंगे, तो आप 21वीं सदी का नेतृत्व करने वाली कला बना पाएँगे। ये मेरा फुल कॉन्फिडेंस है, ये मेरा आज़माया हुआ है और वो जो चीज़ निकलेगी, वो आपको अमरत्व देगी, वो आपको अमर कर देगी। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, मौन व्रत, बालमल, अनुशासन और गुरु के प्रति समर्पण, ये सब चीज़ें होंगी, तब आप किसी न किसी फ़ील्ड में जो भी फ़ील्ड आप चुनें, उसमें जाएँगे, तो निस्संदेह आपको बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी और आप 21वीं सदी का नेतृत्व करें, ऐसा आप काम कर लेंगे। धन्यवाद रामू जी। बहुत अच्छा लगा संदेश सुन के, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और बहुत कुछ सीखा आज मैंने भी और उन सब लोगों ने भी जो इसको देखेंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टू कमिंग एट माई पॉडकास्ट शो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपका भी और आपकी पूरी टीम का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपने आमंत्रित किया। इसके लिए आप और आपकी पूरी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।